दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डेविल गॉड ने युनची और मिस किंग युई दोनों को टेलीपोर्ट करके कैंग्यू कॉन्टिनेंट पर भेज दिया था, जहां पर युनची का पिछला जन्म गुजरा था और युनची की मुलाकात सोलिंगर से हो जाती है, जो कि पिछले जन्म में युनची की वाइफ हुआ करती थी। युनची तो मिस सोलिंगर को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सोलिंगर और उसका फादर युनची और मिस किंग युई को अपने साथ अपने टाइसो सेट ले आते हैं, जहाँ युनची ने मिस किंग युई को जल्दी से ठीक करने के लिए उसे बुद्धि एम्परर लोटस हार्ट ट्रेजर खिला दिया था, जिसे एब्सॉर्ब करने की वजह से मिस किंग युई का लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो एम्परर प्रोफाउंड स्टेज पर पहुंच गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सू हैंगशेंग को परेशान करने के लिए ब्लैकवुड कैसल के लोग आए हुए थे, जिनके साथ टाइसो सेट के ग्रेट एल्डर ने भी हाथ मिला लिया था। और युनची मास्टर सू हैंगशेंग की मदद करने के लिए मैदान में कूद आता है, जहाँ पर वो बताता है कि मैं मास्टर सू हैंगशेंग का दामाद हूँ। ये कहते हुए उनके लिए फाइट करने लगा, जहाँ युनची जब हारने लगता है तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस किंग युई भी वहाँ पर आ गई थी, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर थी। वो युनची के कहने पर ब्लैकवुड कैसल के लीडर को चांस से मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि युनची ने सोलिंगर के साथ काफी अच्छा समय गुजारा और 48 घंटे पूरे होने के बाद अभी लोगों के वापस जाने का समय आ गया था, जहां रास्ते में युनची को जानने को मिलता है कि वो जिसे सिर्फ एक इल्यूजन समझ रहा था, असल में वो सब कुछ सच्चाई थी और वो रीइंकार्नेशन मिरर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा भी वहां पर जा सकता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ युनची किसी भी हाल में वापस कैंग्यू कॉन्टिनेंट जाना चाहता था। इसलिए वो जैस्मिन से सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ जैस्मिन, आखिर मैं रीइंकार्नेशन मिरर को दोबारा से एक्टिवेट कैसे करूं? जिस पर जैस्मिन युनची को बताती है कि रीइंकार्नेशन मिरर को 20 साल में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बात युनची एक्सेप्ट नहीं करता, वो 20 साल इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वो जैस्मिन से कहता है जरूर कोई ना कोई दूसरा रास्ता भी होगा। जिस पर जैस्मिन युनची को बताती है कि हाँ, अगर तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओ, इतने ताकतवर कि इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हो तुम्हारा मुकाबला करने के लिए, तब तुम्हारे पास ये एबिलिटी आ जाएगी कि तुम वापस से कैंग्यू कॉन्टिनेंट जा सको। जो सुनकर युनची भी शांत हो गया था और वो वापस से टेलीपोर्ट होते हुए सीक्रेट रेल्म ऑफ टियांची आ जाता है, जहाँ पर युनची कह रहा था कि हाँ जैस्मिन, तुमने सही कहा, अगर मुझे सोलिंगर से दोबारा मिलना है तो मुझे उसके लिए खुद को ताकतवर करना होगा। तभी अचानक किंग युई भी वहाँ पर आ गई, चुकी युनची से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? युनची जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे माफ कर देना, मैं बस थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया था। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस किंग युई तभी अचानक युनची का शुक्रिया अदा करने लगी, जो सुनकर युनची सरप्राइज हो गया और वो किंग युई से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रही हो? इस पर किंग युई जवाब देते हुए कहती है कि मैं सुप्रीम पावर हासिल करना चाहती थी और अगर तुम ना होते तो आज के दिन मैं यहाँ पर कभी भी ना पहुँच पाती। जो सुनकर युनची मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि हम दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा क्लोज है, तुम्हें मुझे शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरी शुक्रगुजार हो तो तुम शुक्रिया के बदले मुझे एक स्माइल करके दे सकती हो, क्योंकि मैं इतने अरसे से तुम्हें जानता हूँ और आज तक मैंने तुम्हें स्माइल करते नहीं देखा। जो सुनकर किंग युई भी मान गई थी और वो युनची को मुस्कुराकर देखा, जहाँ किंग युई काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। युनची भी उसे प्यार से देख रहा था, इसलिए किंग युई शर्माते वहाँ से जाने लगी। युनची पीछे से सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे मुझे ये जानना है कि आखिर तुम्हें सुप्रीम पावर्स क्यों हासिल करनी है? पावर्स को हासिल करने के लिए तुम इतनी उतावली क्यों हो? जिस पर मिस किंग युई जवाब देते हुए कहती है क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ दोबारा जाकर मिलना है। ये सुनकर युनची थोड़ा सा हैरान हो गया था और वो मिस किंग युई से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या उस फैमिली में मैं भी हूँ? इस पर मिस किंग युई जवाब देते हुए कहती है कि पहले तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे, बस तुम मेरे लिए रास्ते में मिलने वाले एक मुसाफिर जैसे थे, लेकिन अब तुम्हारे लिए जो मेरी फीलिंग्स है उनकी वजह से मुझे डर है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए खालीपन महसूस ना करूं, क्योंकि जल्दी एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन मैं यहाँ से बहुत ज्यादा दूर चली जाऊंगी और कभी भी लौटकर वापस नहीं आऊंगी। इस बात ने तो युनची और मिस किंग युई दोनों को उदास कर दिया था। यहाँ ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक युनची कहता है कि लगता है कि सीक्रेट रेल्म ऑफ टियांची के क्लोज होने का समय पूरा हो गया और इसी वजह से हम देखते हैं कि सीक्रेट रेल्म ऑफ टियांची यहाँ पर बारी बारी करके अंदर मौजूद सब लोगों को टेलीपोर्ट करके वापस से बाहर की तरफ भेज रही थी, जहाँ टियांजियांग मैनोर की सुप्रीम एल्डर लिंग कुन भी मौजूद है। फेंग जुई चेन और लॉर्ड किन दोनों जख्मी हालत में यहाँ सीक्रेट रेल्म ऑफ टियांची से निकलकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ लॉर्ड किन को तो युनवा ने संभाल लिया था। तभी अचानक वहाँ पर ज़ूरोन भी आ गई, जो कि लॉर्ड किन से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर युनची कहाँ पर है। उसे युनची की फिक्र हो रही थी। यहाँ पर मास्टर लिंग कुन को भी मालूम हो जाता है कि जरूर सीक्रेट रेल्म ऑफ टियांची में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर में अंदर से मास्टर लिंग यूफेंग आ जाते हैं, जो कि मास्टर लिंग कुन को बता रहे थे कि वहाँ पर एक प्रोफाउंड मिस्टिक स्टेज का बीच था और उसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहाँ स्काई बर्निंग सेट के तीनों एल्डर्स भी निकलकर बाहर की तरफ आ गए थे, जहाँ एल्डर फैन मूली तो गुस्से के साथ मुटियानबाई को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे सेकंड यंग मास्टर फेंग जुबाई को मुटियानबाई ने जान से मारा है। तभी अचानक फेंग जुई चेन यहाँ अपने एल्डर के पास आते हुए कान में सब कुछ बता देता है कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ था और कैसे युनची की वजह से फेंग जुबाई जान से मारा गया। अब एल्डर फैन मूली को युनची पर गुस्सा रहा था। वो अपने साथियों से कहता है
कि हम अपने लीडर को आखिर क्या जवाब देंगे। जैसे ही युनची बाहर आए हम उसे संभलने का मौका भी नहीं देंगे और फौरन उस पर हमला करके उसे जान से मार डालेंगे। ये तीनों एल्डर आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ मिस ज़ूरोन को युनची की फिक्र हो रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची और मिस किंगयुई आखिर में सीक्रेट रेल्म ऑफ टियांची से सही सलामत निकलकर बाहर आ जाते हैं। जहां युनची को देखकर तो ज़ूरोन खुश होते हुए अभी उसकी तरफ भागने लगी थी कि तभी अचानक पीछे की तरफ हम देखते हैं कि इन तीनों एल्डर्स ने एक पावरफुल अटैक रेडी कर लिया ताकि ये लोग युनची को जान से मार सके। लेकिन उस अटैक के सामने में ज़ूरोन आ रही थी, जो देखकर युनची फुर्सत से जंप करते उस अटैक के सामने आकर क्लाउड एंड सन सीलिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। जिस सीलिंग बैरियर का इस्तेमाल करते हुए खुद को और मिस ज़ूरोन को प्रोटेक्ट कर रहा था। मास्टर फैनमूली ये देखकर युनची को खत्म करने के लिए फुर्सत से हवा में जंप करके कहता है कि लड़के मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहते उसने एक और जायंट अटैक रेडी कर लिया था। वो स्काई प्रोफाउंड स्टेज का कल्टीवेटर है, इसलिए उसका अटैक युनची के लिए डेंजरस हो सकता है। जो देखकर सब लोग युनची के लिए परेशान हो गए थे, लेकिन मिस किंगयुई युनची को कुछ भी होने नहीं देती, बल्कि वो जंप करते हुए फौरन से यहाँ उस अटैक को रोकने के लिए सामने आ जाती है। जहाँ मिस किंगयुई को रोकने के लिए उसकी मास्टर कह रही थी कि ऐसा मत करो, तुम जानती हो ना कि वो स्काई प्रोफाउंड स्टेज के पीक पर है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। लेकिन हम देखते हैं कि मिस किंगयुई यहाँ पर अपने आइस लोटस का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ यहाँ पर मास्टर फेंगमूली को हिट करके पीछे की तरफ धकेल देती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने कई सारे आइस स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हुए स्काई बर्निंग सेट के बाकी के एल्डर्स को भी इंजर्ड कर दिया था। जो नजारा देखकर तो सब लोग ही शौक हो गए कि मिस किंगयुई ने अकेले ही स्काई बर्निंग सेट के 3 एल्डर्स को इंजर्ड कर दिया, यानी कि उसकी कल्टीवेशन एम्परर प्रोफाउंड स्टेज पर पहुंच चुकी है, जिसे किंग मिस्टिक स्टेज भी कहा जाता है। जो देखकर तो उसकी मास्टर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी और वो किंगयुई के पास आकर सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ये कैसे हुआ। जिस पर मिस किंगयुई सब कुछ बता देती है कि कैसे सीक्रेट रेल्म ऑफ टियांची में मेरी जान खतरे में आ गई थी। तब युनची ने अपनी बुद्धि एम्परर लोटस हार्ट ट्रेजर को मुझे दे दिया। ये जानकर तो वो काफी ज्यादा शौक हो गई थी, क्योंकि इतना सारा कीमती ट्रेजर आखिर कोई किसी को कैसे दे सकता है। इवन कि लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि क्या युनची बेवकूफ है, इतना कीमती सुप्रीम ट्रेजर तो हम अपने बाप को भी ना दे। यहाँ युनची कह रहा था कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो बस छोटी सी बात है। लेकिन मिस किंगयुई की मास्टर जानती थी कि ये छोटी बात नहीं, इसलिए वो युनची से कहती है कि तुम हमारे ऑनर्ड गेस्ट हो, अगर तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट हो जो कि हमारे आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के रूल्स को ब्रेक ना करे तो हम उसे यकीनन पूरा करेंगे, तुम बता सकते हो। जो सुनकर तो युनची भी खुश हो गया था, उसके मन में शायद कोई बात है और वो यहाँ पर कहने लगा था। पर तभी अचानक पीछे से मास्टर फेंगमूली की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि युनची तुमने हमारे स्काई बर्निंग सेट के सेकंड यंग मास्टर को जान से मारकर अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। जो सुनकर युनची हंसते हुए जवाब देकर कहता है क्या है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि फेंगच्यू बाई को मैंने नहीं मारा, बल्कि उससे मारने वाला तो मु टियानबाई था, उसकी बॉडी पर सोल मार्क तो लगा हुआ था, तुम्हें तो सबसे पहले ये बात मालूम हुई होगी। बल्कि उल्टा इंसाफ तो मुझे चाहिए, क्योंकि तुम्हारे फेंगच्यू बाई और फेंगच्यू चैन ने मु टियानबाई के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया और मुझे जान से मारने की कोशिश किया। अगर मिस किंगयुई यहाँ पर ना होती तो शायद अब तक मैं मारा गया होता। जो सुनकर तो कैंगफेंग मिस्टिक एकेडमी के लॉर्ड किन फुरस से यहाँ पर मास्टर लिंग यूफेंग के पास आते हुए कहते हैं कि प्लीज आप ही हमारे लिए इंसाफ कीजिए। मास्टर लिंग यूफेंग भी यहाँ पर मिस किंगयुई से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या ये सब कुछ सच है, जिस पर मिस किंगयुई ने हाँ में जवाब दिया। जो सुनकर मास्टर यूफेंग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि बताओ आखिर इसके बाद भी तुम लोगों को कुछ बात कहनी है। फेंगच्यू चेन युनची पर गुस्सा करते हुए कह रहा था कि तुम्हारी ये बातें युनची तुम्हें बचा नहीं पाएगी। तभी अचानक मास्टर लिंग को गुस्सा होते हुए कहता है कि सब खामोश हो जाओ, ये मेरा टियांचेंग मेनोर है, यहाँ पर मुझे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। जब तक तुम लोग यहाँ पर हो यहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं होगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। और जब यहाँ से बाहर चले जाओ उसके बाद तुम लोगों की अपनी मर्जी, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अब मास्टर फेंगमूली को भी मजबूरन ये बात माननी पड़ती है, क्योंकि मास्टर लिंकुन काफी जरा खतरनाक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लिंकुन यहाँ पर मौजूद मास्टर यूफेंग से कहता है कि हम लोगों को डीमन सीलिंग रिचुअल जल्दी परफॉर्म करना होगा, जिसके लिए ये लोग टियानवी सो डोमेन की तरफ जाने लगे। बाकी के सब लोग भी इन्हें फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि ये डीमन सीलिंग रिचुअल बहुत ही जरा रेयर फिनोमिना है, जैसे ये सब लोग विटनेस करना चाहते थे। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे की तरफ लिटिल फेरी मिस किंगयुई से कह रही थी कि तुम डीमन सीलिंग रिचुअल को देखने के लिए मत जाओ, बल्कि तुम अभी एम्परर मिस्टिक प्रोफाउंड स्टेज पर पहुंची हो, पहले तुम अपने कल्टीवेशन स्टेज को स्टेबल करो। जिस पर मिस किंगयुई एग्री हो गई थी और ये लोग वहां से जाने लगे। यहीं पर मौजूद मिस ज़ूरोन युनची से कह रही थी कि युनची स्काई बर्निंग सेट दोबारा तुमसे गुस्सा हो चुका है, मुझे डर है कि वो कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। जिस पर युनची हंसते हुए जवाब देकर कहता है कि उनकी फिक्र मत करो, उन्हें मैं खुद देख लूंगा, और वैसे भी मैं जब तक टियांचेंग मेनोर में हूँ वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक बार ये डीमन सीलिंग रिचुअल खत्म हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से लिवियो सिटी लेकर जाऊंगा, ताकि मैं तुम्हें अपने ग्रैंडपा और अपनी आंट से मिलवा सकूं। वो तो ये जानकर ही शौक हो जाएंगे कि तुम एक प्रिंसेस हो। युनची की फैमिली से मिलने का सुनकर तो यहाँ ज़ूरोन भी शर्माने लगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग टाइविस सो डोमेन की तरफ जाने लगे, जहाँ डीमन सीलिंग रिचुअल परफॉर्म होगा।
इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को सोर्ड राइडिंग प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी तलवार थी और मास्टर लिंकन बताता है कि इस तलवार को जिंगटियान कहा जाता है। 100 साल पहले जब डीमंस के साथ हमारी जंग हुई थी, तब और ग्रेट होली लैंड्स ने डीमन किंग को बंदी बनाकर यहाँ पर कैप्चर कर लिया था और ये जिंगटियान तलवार तब से इस सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन को लगातार पावर देती जा रही है। ये डीमन किंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर ये किसी दिन आजाद हो गया तो ये पूरे के पूरे टियानजुआन कॉन्टिनेंट में तबाही मचा देगा। यही वजह है कि हमारा टियानवी सोर्ड डोमेन हर 20 साल में इस सोर्ड फॉर्मेशन सील को ताकतवर करने के लिए आ जाता है। इसे ही डीमन सीलिंग रिचुअल कहा जाता है। 20 साल पहले इस डीमन किंग को छुड़वाने के लिए यहाँ पर कुछ लोग घुसपैठ करके आ गए थे। मैं नहीं चाहता कि वैसा हादसा दोबारा कभी हो। मैं चाहता हूँ कि डीमन किंग का चेहरा तुम लोग अच्छे से देख लो, ताकि अगर कोई भी इस तरह के बंदे की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए तो आप उसके बारे में फौरन से टियानजियांग मैनोर को खबरदार कर दे। जो सब कहते हुए मास्टर लिंकन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस सील का दरवाजा खोलना शुरू कर दिया था, जिसके दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, ओल्ड मॉन्स्टर, आखिरकार इतने अरसे बाद तुम मुझसे दोबारा मिलने के लिए आ ही गए। जो कहती है अंदर की तरफ से काफी खतरनाक डिमोनिक एनर्जी तेजी से बाहर की तरफ आने लगी, जिसे महसूस करके तो ये सब लोग घबरा गए थे और वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि 100 साल से ये बंदा यहाँ पर सील्ड है। पिछले 100 साल से इस बंदे ने कुछ भी खाया पिया नहीं, फिर भी इसका प्रेशर इतना सारा डेंजरस है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लिंकन भी यहाँ पर उस डीमन किंग से कहने लगा कि हाँ, हम काफी अरसे बाद मिले हैं, चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। तुम्हारी कुर्सी से हटने के बाद जो अगला डीमन एम्परर बना था, उसने तुम्हें बचाने का ऑर्डर दिया, लेकिन ये जल्दबाजी उसे महंगी पड़ गई और वो हमारे हाथों जान से मारा गया। जो सुनकर तो डीमन किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस पर लिंकन हंसते हुए कहता है कि हाँ, बस ख्वाब देखते रहो, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। जो कहती है मास्टर लिंकन यहाँ जिंगटियान तलवार की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस सीलिंग फॉर्मेशन को और ज्यादा ताकतवर करने लगा, जिससे डीमन किंग की ताकत कम हो रही थी। साथ ही साथ लिंकन उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कह रहा था कि हाँ, मैं तुम्हें एक और अच्छी खबर सुनाना भूल गया। 20 साल पहले तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू भी तुम्हें बचाने की कोशिश में यहाँ पर आए थे, लेकिन हमने उन्हें बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। जो सुनकर तो डीमन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, आखिर मेरे बेटे के साथ क्या किया। जो बोलते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। लिंकन उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि हाँ, वो इतने बुरी तरीके से घायल हो चुके थे कि उनके जिंदा बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यकीनन वो किसी न किसी कोने में जाके मारे गए होंगे, उनकी तो लाश भी नहीं मिली। साथ ही तुम्हारी बहू के पेट में तुम्हारा पोता भी था, जो भी उनके साथ साथ मारा गया। तुम्हारी सारी फैमिली खत्म हो गई। ये सुनकर तो डीमन किंग, जिसका नाम युन चेंगहाई था, वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए एक पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए लिंकन पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिंकन ने आसानी के साथ उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ यह प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि बाकी के सब वॉरियर्स ये देखकर घबराने लगे थे। मास्टर लिंग यूफेंग उन्हें समझाते हुए कहता है कि आप लोग बिला वजह परेशान मत हो, यहाँ पर सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन लगी हुई है, जिसकी वजह से दरवाजे के बाहर इस डीमन किंग की मिस्टिक एनर्जी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। ये तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और यहाँ पर मुझे उनमें ज़ूरोन जानती है कि युनबा काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए वो युनबा से कहती है कि युनबा तुम कमजोर हो, इसलिए अपना ध्यान रखना, तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए। जिस पर युनबा कहता है कि आखिर मुझे क्या ही हो सकता है, देखो यहाँ पर कितनी ग्रेट सोर्ड फॉर्मेशन लगी हुई है, इसके होते हुए ये डीमन हमें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर लिंकन अब इस फॉर्मेशन को दोबारा से सील करने लगा था, जहाँ वो धीरे धीरे करके जिंगटियान को नीचे की तरफ लाने लगा। अंदर की तरफ डीमन किंग भी गुस्से के साथ झटपटा रहा था, जहाँ वो गुस्से में कह रहा था कि कमीनो, मैं तुम्हें जाल से मार डालूंगा, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सब बोलते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने एक हाथ आजाद करवा लेता है और हम देखते हैं कि उसने फौरन से एक पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ मौजूद उन वॉरियर्स पर हमला कर दिया। यहाँ पर मुझे सारे के सारे वॉरियर तो अपनी बॉडी के आसपास सीलिंग बैरियर क्रिएट कर लेते हैं, सिवाय युनबा के, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कमजोर था। और हम देखते हैं कि वो पाम अटैक युनबा को पकड़ते हुए यहाँ दरवाजे के अंदर की तरफ खींचने लगा। युन बच्चों के युनची का साला था, इसलिए युनची उसे जाने नहीं देता, बल्कि युनची भी भागते भागते फौरन से जंप करते हुए यहाँ युनबा का पैर पकड़ लेता है। मिस ज़ूरोन को अंदर जाने से लॉर्ड किन ने रोक लिया था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दरवाजे के अंदर ये सक्शन पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। सामने की तरफ जो डीमन किंग भी गुस्से में आकर अपने अटैक को रेडी कर चुका था। जैसे ये दोनों उसके पास पहुंचेंगे, वो फौरन इन दोनों पर हमला कर देगा। युनची ये तो जानते रहे कि वो खुद नहीं बच सकता, लेकिन एटलीस्ट वो युनबा को तो बचा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि युनची ने फौरन से अपने डेविल गॉड की पावर्स को अनलीश करना शुरू कर दिया, जिससे युनची की ताकत इंक्रीज हो गई और वो यहाँ युनबा को पैर से पकड़ते हुए घुमाकर तीसरे से दरवाजे के बाहर पटक देता है। युनची का बस ये करना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची खुद डीमन किंग के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है और हम देखते हैं कि डीमन किंग अपने पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए फौरन युनची को हिट कर देता है। इस अटैक से हिट होते ही युनची खून की उल्टियां करने लगा, उसका खून निकलते हुए दरवाजे के बाहर तक पहुंच जाता है और युनची की आंखें बंद हो गई, उसकी बॉडी धीरे से नीचे की तरफ गिरने लगी। ज़ूरोन, युनबा सब लोग ये देखकर शॉक हो गए थे। वो सब युनची का नाम चिल्लाते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी और हम देखते हैं कि दरवाजा बंद हो गया। बाहर की तरफ ज़ूरोन फौरन से एल्डर लिंकन के पास आते हुए कहती है कि एल्डर लिंकन प्लीज ये दरवाजा खोलिए, आपको
को युनची को बचाना होगा, जबकि युनबा भी यहाँ पर सीनियर लिंकुन से भीख मांग रहा था कि प्लीज बॉस को बचा लीजिए। लेकिन एल्डर लिंकुन कहता है कि जिंगटियान सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन को ओपन करना इतना भी आसान काम नहीं, और अगर हम किसी तरीके से इस फॉर्मेशन को ओपन करने में कामयाब भी हो जाते हैं तब भी इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देख लिया युनची जिंदा नहीं बचा, वो मर चुका है। ये बात तो सुनते ही ज़ोरोन के होश उड़ गए थे और वो उसी लम्हे बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गेस्ट रूम में जहां मिस किंगयू अपने कल्टिवेशन लेवल को स्टेबल कर रही थी और लिटिल फेरी उसकी मदद कर रही है, तभी अचानक वहां पर एक और डिसाइपल आ गई जो कि लिटिल फेरी को बताती है कि युनची मर चुका। जो सुनकर तो लिटिल फेरी सदमे में चली गई थी और वो हैरान होते हुए कहती है कि क्या कहा तुमने, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, युनची कैसे मर सकता है। और ये कहती वो फौरन से भागते उसी सोर्ड राइडिंग प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगी। पीछे की तरफ मिस किंगयू भी अपनी आंखें ओपन करके धीरे से खड़े होते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। उसके भी पैरों तले जमीन निकल गई थी और इसलिए हम देखते हैं कि कमजोरी की हालत की वजह से वो अचानक नीचे की तरफ गिर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल फेरी भी अपनी पूरी रफ्तार के साथ सोर्ड राइडिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, जहां वो सब लोगों को इग्नोर करते हुए सीधा सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन डोर की तरफ जा रही थी। आंखों में आंसू लिए हुए उससे इस बात का भी यकीन नहीं आ रहा था युनची मर सकता है। वो धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही थी जहां उसे सामने युनची का खून दिया था। वो ये देखकर सदमे में कहती है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है। और उसका दिमाग वाकई में ये एक झूठ बना देता है, क्योंकि तभी अचानक उसे अपने सामने एक इल्यूशन दिखाई दिया जहाँ पर हम देखते हैं कि युनची उस दरवाजे से सही सलामत निकलता हुआ बाहर की तरफ आ गया था, जिसे देखकर लिटिल फेरी को दो पल की खुशी हो गई थी और वो युनची से कहती है कि मैं जानती थी कि तुम नहीं मर सकते। दूसरी तरफ युनची भी कहता है कि मैं जानता रहा कि तुम मुझे ढूंढने जरूर आओगी। जो सब कहते हुए युनची अपने बाहों को फैलाते हुए कहता है कि लिटिल फेरी या प्लीज मुझसे और जरा गुस्सा मत रहो। युनची बस ये कह ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से एक पामर अटैक आते हुए सीधे युनची को पकड़कर दरवाजे के अंदर की तरफ खींच लेता है और लिटिल फेरी उसे रोक नहीं पाती। ये सिर्फ एक इल्यूशन था। यहाँ लिटिल फेरी नीचे की तरफ गिर गई थी। सब लोग हैरानगी के साथ लिटिल फेरी को देख रहे थे कि आखिर इसे क्या हो गया। आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की एक और लड़की भी आकर लिटिल फेरी से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है। लिटिल फेरी उसे कोई भी जवाब नहीं देती, बल्कि अब उसे इस बात का यकीन होने लगा था कि युनची वाकई में मर चुका है। उसमें वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो कहती है कि तुम वाकई में मर गए, तुम कैसे मर सकते हो, तुम आखिर क्यों मर गए युनची, तुमने मुझसे वादा किया था। ये कहते हुए लिटिल फेरी जोरों के साथ चिल्लाती है, जहाँ उसकी बॉडी से काफी खतरनाक आइस एनर्जी चारों तरफ अनलीश हो गई। सब लोग अपनी जान बचाते हुए लिटिल फेरी से थोड़ा दूर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल फेरी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हवा में पहुंच चुकी थी, जहां वो गुस्से के साथ अपने आइस स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हुए उस दरवाजे पर हमला करने लगी और वो हमला करते हुए कह रही थी कि तुम नहीं मर सकते, तुम आखिर ऐसे मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, चलो जल्दी बाहर आओ। क्या तुम अपने वादे को भूल गए? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा दिल जीतोगे और तुम मुझे ढूंढते हुए आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस आओगे और मुझे वहां से लेकर जाओगे। आखिर तुम अपने वादे को कैसे भूल सकते हो? तुम इस तरह के वादे करके कैसे मर सकते हो? और ये कहते हुए लिटिल फेरी पूरी तरीके से टूटकर इसी तरह लगातार उस दरवाजे पर हमला करती जा रही थी। सब लोग लिटिल फेरी की ये हालत देखकर काफी जरा हैरान थे। लिटिल फेरी धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही थी, जहाँ वो रोते हुए कह रही थी कि प्लीज बाहर आ जाओ युनची, अब मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगी, तुम बाहर आ जाओ, तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगी। जो बोलते हुए अपनी सारी एनर्जी आइस फिनिक्स में कन्वर्ट करते हुए तेजी के साथ उस दरवाजे पर हमला कर देती है। लेकिन इतने खतरनाक अटैक के बावजूद भी हम देखते हैं कि उस दरवाजे में एक क्रैक तक नहीं पड़ा। लिटिल फेरी तो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन सीनियर चू से रोकते हुए कहती है कि रुक जाइए प्लीज, ये जिंगटियान सोर्ड सीलिंग फॉर्मेशन है जिससे आप नहीं हिला सकती, ये सब करने का अब कोई फायदा नहीं, युनची ऑलरेडी मर चुका है, इस बात को आपको कबूल करना होगा। लिटिल फेरी जो कि ये सुनकर भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और वो लगातार रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन अपनी लिमिट पर पहुंचने की वजह से अचानक हम देखते हैं कि वो खून की उल्टी करके बेहोश हो जाती है, जिसे सीनियर चू ने संभाल लिया था। एल्डर लिंग यूफेंग भी ये देखकर परेशान होते हुए फौरन से कहते हैं कि जल्दी से मैडम डॉग जियोमी को बुलाओ, हमें लिटिल फेरी को गेस्ट रूम में डॉक्टर जियोमी के पास लेकर जाना होगा। जो सुनकर सीनियर चू बिल्कुल ऐसा ही करती है। इन लोगों के वहां से जाने के बाद धीरे धीरे करके बारी बारी वहां से बाकी के लोग भी जाने लगे। आखिर में सिर्फ युनबा बचा था, जो कि युनची से माफी मांगते हुए कह रहा था कि बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कमजोरी की वजह से आप मारे गए, मैं खुद को इसके लिए कभी भी माफ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं आपसे वादा जरूर करता हूँ कि आपसे मैं खुद को ताकतवर करूंगा, मैं दोबारा कभी भी कमजोर नहीं रहूंगा। ये सब कहते हुए युनबा भी वहां से चला गया। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गेस्ट रूम में डॉक्टर जियोमी लिटिल फेरी का इलाज करके उसके कमरे से बाहर आ रही थी, जहाँ बाहर की तरफ लिंग यूफेंग और सीनियर चू खड़ी थी। वो लोग डॉक्टर जियोमी से सवाल करते हुए पूछते हैं कि बताइए कि आखिर लिटिल फेरी अब कैसी है, जिस पर डॉक्टर जियोमी जवाब देते हुए कहती है कि अब वो खतरे से बाहर है, बल्कि कुछ ही मिनटों में वो होश में भी आ जाएगी। जो सुनकर सीनियर चू और लिंग यूफेंग को थोड़ा सा सुकून आया, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर जियोमी कहती है और उसका बच्चा मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा, क्योंकि ये लड़की ऑलरेडी मिस्टिक पावर ऑफ आइस का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इसकी पूरी की पूरी बॉडी, वाइटल ऑर्गन सारे के सारे फ्रीजिंग कोल्ड है, उनका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो है और इसके पेट में मौजूद बच्चा ज्यादा देर तक उस
सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो सुनकर तो लिंग यूफेंग और सीनियर चू दोनों ही शौक हो गए थे, जहाँ सीनियर चू कहती है कि आपको यकीनन कोई गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि लिटिल फेरी कभी भी किसी के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में नहीं आई, तो आखिर उसका बच्चा कैसे हो सकता है। और दोस्तों आप लोगों को तो याद होगा सीजन 1 में अजूर ड्रैगन केव के अंदर लिटिल फेरी और युनची के बीच बहुत कुछ हुआ था। दूसरी तरफ डॉक्टर च्यूमी यहाँ सीनियर चू की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि मुझे मत सिखाओ, मैं डॉक्टर हूँ, पूरे 190 साल से मैं लोगों का इलाज कर रही हूँ, इतने लोगों को तुम जानती नहीं होगी जितने लोगों का मैंने इलाज किया है। जब मैंने कह दिया कि लिटिल फेरी प्रेग्नेंट है तो वो प्रेग्नेंट है, मैं गलत नहीं हो सकती। ये सब कहते हुए डॉक्टर च्यूमी वहाँ से चली गई। सीनियर चू को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था और वो कहती है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, और वो भागते भागते फन से लिटिल फेरी के पास आ गई, जहाँ वो देखती है कि लिटिल फेरी पहले ही होश में आ चुकी थी। और सीनियर चू यहाँ लिटिल फेरी को बताने की कोशिश करते हुए कहती है कि अभी डॉक्टर च्यूमी ने हमें कुछ बताया। लिटिल फेरी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ वो सच कह रही है, मैं पहले से ही जानती हूँ। इस बात ने तो सीनियर चू को सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि ये इनके आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के रूल के खिलाफ है। दूसरी तरफ लिंग यूफेंग भी यहाँ लिटिल फेरी से चूके प्यार करता था, इसलिए वो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये बच्चा किसका है। लिटिल फेरी चूंकि उसकी कुछ भी नहीं लगती थी, इसलिए वो कहती है कि ये मेरा कमरा है और आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। जो सुनकर लिंग यूफेंग वहाँ से जाने लगा, जहाँ जाते जाते वो दरवाजे में रुककर कहता है कि कहीं ये बच्चा तुम्हारा और युनची का तो नहीं। लिटिल फेरी कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो कहती है कि मैंने कहा ना आपसे, प्लीज चले जाइए यहाँ से। जिस पर एल्डर लिंग यूफेंग को तो काफी जरा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ दूर से हम देखते हैं कि एल्डर लिंग यूफेंग की बीवी भी ये सब देख रही थी और उसे अपनी मिया और साथ ही साथ आइस क्लाउड पैलेस पर काफी जरा गुस्सा आ रहा है। अपनी मिया पर तो इसलिए गुस्सा कर रही थी कि उसने उसके साथ बेवफाई की, जबकि आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की लड़कियों पर वो गुस्सा हो रही थी कि ये इतनी खूबसूरत क्यों है। अभी ये काफी नहीं था, जब वो वहाँ से वापस जा ही रही थी तभी अचानक रास्ते में उसका बेटा उसके सामने आ जाता है, जो खुद भी काफी जरा उदास था। इसलिए मिस युआन उससे सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर लिंग यून तुम्हें क्या हुआ, तुमने इस तरह का मुंह क्यों बनाया हुआ है। लिंग यून जवाब देते हुए कहता है कि मदर बचपन से ही मुझे तलवारों से काफी जरा लगाव था, कोई भी लड़की मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं बन पाई। मुझे लगा था कि मैं कभी भी किसी लड़की से प्यार में नहीं पड़ सकता, पर आखिरकार जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ, वो लड़की जिसके बारे में मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम पहले ही जवाब देते हुए कहते हैं कि वो लड़की किंग यूई है ना, मैं जानती हूँ क्योंकि वो है ही इतनी ज्यादा खूबसूरत। फिक्र मत करो, मैं आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस में उसका रिश्ता तुम्हारे लिए लेने के लिए जरूर जाऊंगी। जिस पर लिंग यून जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, अब इसका कोई फायदा नहीं, काफी देर हो चुकी है। जो सुनकर लिंग यून याद करने लगा कि कैसे मिस किंग यूई को जाकर एक डिसाइपल ने बता दिया था कि तुम्हारे भाई युनबा को बचाने के चक्कर में युनची ने अपनी जान गंवा दी, कैसे उस डीमन ने सिर्फ एक ही स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए युनची को मौके पर ही जान से मार डाला। जो बात सुनकर तो मिस किंग यूई पूरी तरीके से टूटकर उसी सोर्ड राइडिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, जहां वो युनची के खून को देकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए साथ ही साथ युनची के साथ गुजारे हुए अपनी मेमोरीज को याद करने लगी, कैसे युनची ने पहली रात को मिस किंग यूई के सारे मेंटेरियंस को ओपन किया था, जिसकी वजह से मिस किंग यूई की कल्टिवेशन 10 गुना ज्यादा तेजी के साथ होने लगी। या फिर वो लम्हा जहां युनची ने मिस किंग यूई के हवाले अपना मैरिज सर्टिफिकेट कर दिया था और उसने कहा था कि अब ये तुम्हारी मर्जी कि तुम चाहे तो इसे पाड़ दो या फिर इसे अपने पास संभाल कर रखो। हर बार युनची ने मिस किंग यूई को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया। मरते मरते भी युनची ने किंग यूई से यही कहा था कि अगर इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। ये सारी युनची की बातें याद करते हुए मिस किंग यूई इमोशनल होकर कहती है कि युनची अगले जन्म में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी मिस किंग यूई देखती है कि पीछे की तरफ से लिंग यून भी आ चुका था, जो कि मिस किंग यूई से कहता है कि आप अपने दोस्त को आखिरी बार श्रद्धांजलि देने आई होंगी, उसे अलविदा करने के लिए। जिस पर मिस किंग यूई जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं था, बल्कि वो इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन था, जिसकी मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरी फीलिंग सिर्फ उसी के लिए थी और ये फीलिंग्स दोबारा कभी भी किसी के लिए नहीं होगी। तो सब बोलते हुए मिस किंग यूई ने यहाँ पर अपने थोड़े से बाल पकड़कर काट दिए थे। ये एक तरह का सिंबल था, जिसका मतलब होता है कि अब मिस किंग यूई दोबारा कभी भी किसी से प्यार नहीं करेगी। वो बस सिर्फ युनची के लिए ही फीलिंग्स रखती थी और युनची के अलावा कोई भी उसके दिल में जगह नहीं ले पाएगा। जो बात लिंग यून को भी समझ आ जाती है। दूसरी तरफ मिस किंग यूई वहाँ से जाती जाती युनची को याद करते हुए कहती है कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी एक अच्छी वाइफ बनकर रहूंगी। दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि यही तो वजह थी कि लिंग यून इतना जरा उदास था। वो अपनी मॉम को बताता है कि उसने अपने बाल काट दिए थे, जिसका मतलब कि उसने अपनी फीलिंग्स को भी काट दिया और उसके दिल में युनची के अलावा अब किसी के लिए भी कोई जगह नहीं। पीछे की तरफ मिस जुआन युआन को काफी जरा गुस्सा रहा था। वो गुस्सा होते हुए कह रही थी कि क्या सिर्फ मेरा मियाँ काफी नहीं था, जो आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस ने अब मेरे बेटे को भी चोट पहुंचाई। मैं आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी। यहाँ वो ये सब कह रही थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस पर आ जाता है, जहाँ के डिवाइन हॉल में हम लोग आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की लीडर को देखते हैं, जिसका नाम मिस गोंग यू जियान था। वो कहती है कि लिटिल फेरी को छोड़कर बाकी तुम सब लोग यहाँ से चली जाओ। सब डिसाइपल्स के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि मिस गोंग यू जियान गुस्सा होते हुए लिटिल फेरी से कहती है कि घुटनों पर बैठ जाओ। वैसे तो लिटिल फेरी इनकी अडॉप्टेड बेटी है, लेकिन आज के दिन लिटिल फेरी ने आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के मेन रूल को ब्रेक
कर दिया, जो कि रूल ये था कि कभी भी आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की लड़कियां, बच्चे या फिर शादी नहीं कर सकती। मिस गोंग यूजियान खुश होते हुए यहाँ लिटिल फेरी से कह रही थी कि मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे सेट के रूल्स को ब्रेक करने वाली सबसे पहली इंसान तुम होगी। जिस पर लिटिल फेरी जवाब देते हुए कहती है कि मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लूंगी। इस पर मिस गोंग यूजियान खुश होते हुए कहती है कि अभी अभी अपने एंसेस्टर्स के सामने कसम खाओ कि तुम इस बच्चे को त्याग दोगी और दोबारा कभी भी आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस से बाहर नहीं जाओगी। ये सुनकर तो लिटिल फेरी की आंखें पटी की पटी रह गई थी और वो जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरी गलती है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, ये बच्चा बिल्कुल मासूम है, इसकी आखिर क्या गलती है जो इसे मार दिया जाए। मिस गोंग यूजियान उसकी ये बातें सुनकर खुश होते हुए कहती है तो तुम अभी भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस बच्चे को जन्म दे सकती हो तो ये सच नहीं, क्योंकि तुम आइस क्लाउड टैक्टिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करती हो, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद सारे के सारे ऑर्गन फ्रीजिंग कोल्ड है। ये बच्चा ज्यादा से ज्यादा 2 महीने टिक पाएगा, उसके बाद ये खुद ही मारा जाएगा। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुद एबॉर्शन करवाती हो या नहीं, लेकिन ये बच्चा वैसे भी मरने वाला है। लिटिल फेरी मिस गोंग यूजियान की ये बात सुनती फौरन से खड़े होकर अपनी बॉडी से आइस क्लाउड मिस्टिक एनर्जी को बाहर की तरफ निकालने लगी। उसने आइस क्लाउड टैक्टिक को त्याग दिया था। लिटिल फेरी ये करने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुकी थी। गोंग यूजियान ये देखकर फौरन से अपनी बेटी के पास आते हुए कहती है कि आखिर लिटिल फेरी तुमने ये क्या किया, तुम जानती हो ना कि इसका अंजाम क्या होगा, आखिर उस लड़के ने तुम पर कैसा जादू कर दिया है जो तुमने खुद की आइस क्लाउड टैक्टिक्स को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर लिटिल फेरी जवाब देते हुए कहती है कि उसने मुझ पर कोई जादू नहीं किया, बल्कि उसने मुझे वो मेमोरीज दी जो कि मैं कभी भी भुला नहीं सकी। मैंने अपने औरतों वाले इमोशंस सारे खत्म कर दिए थे, लेकिन उसने मेरे अंदर के प्यार को दोबारा से जगा दिया। मैंने बहुत कोशिश की उसे खुद से दूर भेजने की, लेकिन जब तक मुझे एहसास हुआ तब तक मैं ये फीलिंग एंजॉय करने लगी थी। इस स्टेट में मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं बहुत ही जरा कमजोर और लाचार हूँ, लेकिन ये प्यार की कैफियत इस कमजोरी में भी मुझे अच्छी लग रही थी। मेरा मन करता था कि ये कैफियत कभी भी खत्म ना हो। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं रैंकिंग बैटल की फाइट्स देखने के लिए जाना चाहती हूँ। असल में मैंने सोचा था कि मैं युनची से आखिरी बार मिलूंगी ताकि मैं उससे आखिरी बार अलविदा करके ये सब खत्म कर सकूं। मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ अपने हर एक रिश्ते को खत्म कर दूंगी, लेकिन असल में ये बात सच नहीं थी। मेरा मन हो रहा था उससे देखने का, उससे आखिरी बार मिलने का, क्योंकि उसके लिए ना चाहते हुए भी मेरे मन में इमोशंस आ चुके हैं। यहाँ पर लिटिल फेरी ये सब कह रही थी कि तभी अचानक मिस गोंग यूजियान ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा, जिसकी वजह से लिटिल फेरी जमीन पर जा गिरती है। दूसरी तरफ मिस गोंग यूजियान कहती है कि हमारे एंसेस्टर ठीक कहते थे कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन प्यार है। तुमने इस प्यार के लिए जो कुछ भी किया, इसके लिए तुम बहुत ज्यादा पछताओगी। मैं अपने आइस क्लाउड टैक्टिक्स नहीं त्यागने चाहिए थे। ये सुनकर लिटिल फेरी जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मुझे कभी भी अफसोस नहीं होगा। मुझे इस बात का अफसोस तो नहीं होने वाला। मुझे जिस बात का अफसोस है वो ये है कि जब तक युनची मेरे पास था, मैंने उसे समझकर उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया और अब वो मर चुका है और मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है। इसलिए मैं और कोई अफसोस नहीं चाहती। उसका बेटा जो मेरे पेट में है, कि उसके खून का आखिरी टुकड़ा इस दुनिया में मौजूद है और मैं नहीं चाहती कि ये भी उसके साथ साथ इस दुनिया से चला जाए। मैं युनची की यादें इस दुनिया से खत्म होने नहीं देना चाहती। आप आइस क्लाउड टैक्टिक्स की बात कर रही हो ना, अगर इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं ये कीमत भी चुकाने के लिए तैयार हूँ। मुझे हर हाल में इस बच्चे को इस दुनिया में लाना है। लिटिल फेरी की आंखों में ये कॉन्फिडेंस देखकर मिस गोंग यूजियान समझ गई थी कि लिटिल फेरी का अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए वो पलट कर जाते हुए कहती है कि लिटिल फेरी, अब से तुम आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की डिसाइपल नहीं हो, इसलिए तुम आइस एक्सट्रीम स्नो लैंड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से चली जाओ। यहाँ के बारे में तुम जो कुछ भी जानती हो वो सब कुछ भुला दो। आपसे तुम्हारा हमसे कोई भी लेना देना नहीं। जो सुनकर लिटिल फेरी को काफी जरा बुरा लग रहा था, वो अपने मास्टर के सामने झुकते हुए कहती है कि आपने मुझे गोद लिया, आपने मुझे गोद लेकर बहुत ही प्यार से बड़ा किया, बिल्कुल एक माँ की तरह। इस जन्म में मैं आपके एहसान को नहीं चुका पाई, लेकिन अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगी। ये सब बोलती हुए अपने मास्टर के सामने सर झुका देती है। दूसरी तरफ मिस गोंग यूजियान, जिसे अंदर से तो काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वो अभी भी कोल्ड बनते हुए कह रही थी कि बस बहुत हुआ, मैंने कहा ना कि यहाँ से चली जाओ, मैं दोबारा कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जो सुनकर लिटिल फेरी भी मजबूरन धीरे धीरे खड़ी होती हुई वहाँ से रवाना होने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि लिटिल फेरी के जाने के बाद उसकी ये पोजीशन मिस किंग यूई को मिल चुकी थी। अब वो एक सीनियर एल्डर बन चुकी है। आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की टोटल 7 एल्डर्स है, जिनमें से नंबर 1 पोजीशन पर अब मिस किंग यूई होगी। साथ ही साथ मिस गोंग यूजियान ने ये ऑर्डर भी दे दिया था कि आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की जितनी भी डिसाइपल्स है उन सबको वापस बुला लो। अगले 3 साल तक कोई भी पैलेस को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी कि आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस को अगले 3 साल तक सील कर दिया गया। ना कोई डिसाइपल पैलेस को छोड़कर बाहर जाएगा, ना बाहर से कोई अंदर आएगा और ना किसी डिसाइपल को पैलेस में एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ इन सब चीजों के बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से स्वॉर्ड राइडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाता है, जहाँ स्वॉर्ड सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर हम देखते हैं कि वो डीमन किंग अभी भी जंजीरों में ट्रैप था और उसका एक हाथ आजाद है। उसी के सामने यहाँ युनची की बॉडी भी पड़ी हुई है, जो कि हल्की सी हरकत करती है, यानी कि युनची अभी भी जिंदा है। और यहाँ इसी सस्पेंस के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो।